सॉरी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको देखा तो इसका रिस्पॉन्स हमारे पास काफ़ी पुअर आया, ऑल्दो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रिस्पॉन्स आए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा है और इसको कंसल्ट किया तो मुझे ये जहन में बात आई कि जो पावर डिवाइडर था वो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड पावर डिवाइडर था और वो इट वाज नॉट अ सिंपल रजिस्टर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीन रजिस्टर्स को तीन ट्रांसमिशन लाइंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ 50 ohms टर्मिनेशन एंड दिस इज़ 50 ohms रजिस्टर, तो इट शुडंट बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दे शुडंट बी रिफ्लेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। और इस बात को हम लेटर ऑन वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप ये सारा नेटवर्क उतार के यहाँ पे डायरेक्टली 50 ohms का रजिस्टर लगा के देखें तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इम्प्रूव हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम करते क्या हैं कि हम इसको इस अरेंजमेंट को हम ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या तरीक़ाकार है। हम यहाँ पे जाएंगे और जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं इनमें से जिस तरह हमारे पास ये लम्प्ड कंपोनेंट्स और ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ से हम सर्च करेंगे और ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स आ गई हैं सारी की सारी। आइडियल है, माइक्रो स्ट्रिप है, पीसीबी है, स्ट्रिप लाइन है, सस्पेंडेड सबस्ट्रेट है, वेव गाइड है, मल्टी लेयर है। हम मेनली माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रहेंगे। माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन में आ गए तो एम लाइन 1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों रजिस्टर्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये जो ट्रांसमिशन लाइन सेक्शंस हैं इनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन सेक्शंस हैं इसमें अगर आप देखिए तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग इम्पीडेंसेस ये हमें तीन पैरामीटर्स पूछ रहा है। एक तो ये कह रहा है कि जी इसका एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम m1 है, इसकी एक सर्टन विड्थ है और इसकी एक सर्टन लेंथ है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइंस है हमें पता है कि ये सबस्ट्रेट के ऊपर ड्रॉ की जाती है और उनकी जो इम्पीडेंस है वो कैरेक्टराइज होती है उनकी विड्थ से, और जो उनका फेज़ है जितनी लंबी वो ट्रांसमिशन लाइंस है वो कैरेक्टराइज होती हैं उनकी लेंथ से। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 50 ohms की ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारे पास क्या विड्थ आती है और कितनी लेंथ के लिए हमारे पास कितना फेज शिफ्ट आता है, ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है लाइन कैल्क या लाइन कैलकुलेटर, और वो जो टूल है वो हमारे पास, हम उसको टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे लाइन कैल्क, स्टार्ट लाइन कैल्क, यहाँ पे हम आ जाएंगे। जब आप लाइन कैल्क में चले गए तो आप देखिए कि अब उसने आपके सामने कुछ डिवाइसेस रखी हैं, कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। कुछ ऑप्शंस उसने रखी हैं आपके पास और ये जो ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें सबसे पहले उसने यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट के पैरामीटर्स हैं और ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन के फिज़िकल पैरामीटर्स हैं और ये उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं
ये कंपोनेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक सबस्ट्रेट सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है कि यहाँ से हम वापस आए, हमने एक सबस्ट्रेट को सेलेक्ट किया और इस सिमुलेशन का पार्ट बना दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें ये कहा है कि सबस्ट्रेट के पैरामीटर्स में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक ये कि इस सबस्ट्रेट की अपनी थिकनेस कितनी है, और दूसरा ये कि इस सबस्ट्रेट की परमिटिविटी कितनी है, ठीक है। ई आर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एच इज़ द थिकनेस ऑफ द सबस्ट्रेट। एक और पैरामीटर जो सम टाइम इम्पॉर्टेंट होता है ये कंडक्टिविटी है, जो ऊपर कॉपर या जो भी मटेरियल है। एक और पैरामीटर जो सम टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, या दो पैरामीटर्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक है थिकनेस ऑफ द कॉपर, जो कॉपर सबस्ट्रेट के ऊपर लगा हुआ है, जो लेटर ऑन ट्रैक बनेगा उसकी क्या थिकनेस होगी। तो ये जो पैरामीटर है ये आपके पास जो भी सबस्ट्रेट आप सेलेक्ट करते हैं उसकी डेटा शीट से आता है। मुख्तलिफ थिकनेसेस होती हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में अगर हम चाहें तो हम इसको 35 माइक्रोमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक और पैरामीटर है tan d, जिसको हम लॉस टेंजेंट कहते हैं, और ये सबस्ट्रेट का लॉस जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस होते हैं कि ये लॉसी मटेरियल है या लॉसलेस मटेरियल है, जिस पे हम करेक्टराइज करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन लॉसी है या लॉसलेस है। तो वो पैरामीटर है अगेन सबस्ट्रेट की डेटा शीट से आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। मसलन अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉजर्स 5880, ये एक सबस्ट्रेट है, RT ड्यूरॉइड इसका नाम है। और अगर मैं इसकी डेटा शीट के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरे पास 5870 5880 इन दोनों की डेटा शीट आ गई। आप देखिए ये डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स इसके ऊपर बने हुए हैं। ये एक एंटेना है, ये भी एक एंटेना है। ये जो सबस्ट्रेट है दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर एंटेनाज। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू लुक एट इट तो इसकी परमिटिविटी काफ़ी कम है, 2.2 2.3, और जो इसकी tan डेल्टा है ये इसका डिसिपेशन फैक्टर है। tan डेल्टा tan d उसकी वैल्यू इसने यहाँ पे आपको दी हुई है 0.0004 से लेके 0.0009, और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे 10 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर तो इसका लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर आप 1 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं यानी लो फ्रीक्वेंसी पे तो इसका लॉस रिलेटिवली ऑन अ लोअर साइड है। तो हमारे पास क्या डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए। हमारे पास आ गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका tan डेल्टा। अब हम देखते हैं कि उसकी जो थिकनेस है, यहाँ एक मिनट ज़रा मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं इसका चार्जर लगा लूँ, ये ना हो कि ये बंद हो जाए। तो एक और पैरामीटर दो और पैरामीटर थिकनेस ऑफ द सबस्ट्रेट एंड थिकनेस ऑफ द कॉपर, उसको भी हम देखते हैं कि वो कहाँ पे हमें नज़र आता है। हम इस डेटा शीट के जब बिल्कुल एंड के ऊपर जाएंगे इस डेटा शीट के अगर आप बिल्कुल एंड के ऊपर जाएं जी, तो ये आपको बता रहा है कि स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ द सबस्ट्रेट क्या अवेलेबल है।
अगर आप देखिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी थिक विच इज़ 3.175 मिलीमीटर, आप 0.127 मिलीमीटर तक भी जा सकते हैं। तो डिफरेंट थिकनेसेस के सबस्ट्रेट्स ये आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप कॉपर की तरफ जाएं तो ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड कॉपर क्लैडिंग, नॉन स्टैंडर्ड। तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं 70 माइक्रोमीटर से लेके 9 माइक्रोमीटर तक, लेकिन जनरली हम इस साइड पे रहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं 35 माइक्रोमीटर और 18 माइक्रोमीटर। जिस तरह जो सबस्ट्रेट है उसकी कीमत दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी कीमत इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। जनरली जो हाई परमिटिविटी सबस्ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लो परमिटिविटी सबस्ट्रेट्स थोड़े मुनासिब होते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना लॉसी और लॉसलेस है। जो लॉसलेस सबस्ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो लॉसी सबस्ट्रेट्स हैं वो कम एक्सपेंसिव हैं। लेकिन ये बात इस पे भी डिपेंड करती है जो कॉपर आप चूज़ कर रहे हैं वो कितना थिक है। जितना ज़्यादा थिक कॉपर की लेयर होगी उतना ज़्यादा सबस्ट्रेट एक्सपेंसिव होगा, जितनी कम कॉपर की थिक लेयर होगी उतना सॉफ्टवेयर जो है वो उतना सबस्ट्रेट जो है वो सस्ता होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट हम 35 माइक्रोमीटर सेलेक्ट कर रहे हैं। एक और सबस्ट्रेट जो कि काफ़ी चीपली अवेलेबल है उसका नाम है FR4। तो FR4 सबस्ट्रेट को अगर हम गूगल करें तो ये FR4 सबस्ट्रेट है, और आप ये देखिए कि ये बता रहे हैं आपको कि ये सॉर्ट ऑफ एक डेटा शीट है। जो FR4 सबस्ट्रेट है ये काफ़ी लो कॉस्ट सबस्ट्रेट है और आराम से कॉलेज रोड पे डिफरेंट उस पर मिल जाता है शॉप्स पे। FR4 के सस्ते होने की वजह यही है कि इसका लॉस टेंजेंट बहुत हाई है। इसकी डेटा शीट ये देखिए, वहाँ पे हमारे पास जो लॉस टेंजेंट था वो था टिपिकली 0.0004, लेकिन अगर आप इसको देखिए तो ये 0.018 यानी थर्ड डेसिमल प्लेस के ऊपर आके इसकी वैल्यू आना शुरू हो गई है। जो इसकी परमिटिविटीज़ हैं वो भी को बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होती। काफ़ी सारी परमिटिविटीज़ में ये अवेलेबल होता है 4.35, 4.8, 4.7। तो जनरली जो FR4 सबस्ट्रेट है ये इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम FR4 को इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटोटाइपिंग। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है दिस इज़ कॉल्ड एलुमिना और इसकी परमिटिविटी 9.6 है, इसकी थिकनेस 0.5 है। अभी इन सारे पैरामीटर्स को हम इसी तरह से रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको FR4 में कन्वर्ट कर लें तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और हम कहेंगे कि जी ये हमारा FR4 सबस्ट्रेट है। इसकी जो थिकनेस है FR4 1.575 या 1.6 मिलीमीटर में अवेलेबल होता है। 1 मिलीमीटर में भी अवेलेबल होता है, मैंने उसको 1.6 सेलेक्ट किया है। जो परमिटिविटी है मैं इसकी 4.4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपर थिकनेस हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, और जो ये tan डेल्टा है इसकी वैल्यू भी अगर आप 0 रखना चाहें तो ये आइडियल हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू प्रैक्टिकल रखना चाहें तो मैंने इसकी वैल्यू ये दी, अप्लाई कर दिया मैंने। अब मैं क्या किया, मैं वापसी अपने लाइन कैल्क के ऊपर आया। यही पैरामीटर्स जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किए हैं ये सारे पैरामीटर्स मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। परमिटिविटी
मैंने 4.4 रखी है। जो थिकनेस है वो मैंने 1.6 लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर रखी है। जो थिकनेस ऑफ द कॉपर है वो मैंने 35 माइक्रोमीटर रखी है। कंडक्टिविटी को मैं नहीं छेड़ा। अगर आप देखें तो यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू और यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू फ़र्क है, लेकिन अभी इसको मैं नहीं छेड़ रहा। आई एम नॉट टू कंसर्न अबाउट इट। लेकिन ये कॉपर की वैल्यू है तो इसका मतलब है कि दिस इज tan डेल्टा मैंने सेलेक्ट किया है। मैं इसको यहाँ पे 0.018 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैं ये किस फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 गीगाहर्ट्ज़ की जगह मैं इसको 1 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहीं नीचे आके इसको प्रेस करते हैं तो ये 1 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट। तो अब मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट के पैरामीटर्स मेरे सेलेक्ट हो गए। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने सेलेक्ट कर ली कि ये 1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि मैं एक 50 ओम्स की लाइन बनाना चाहता हूँ। 50 ओम्स, और ये उसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। एक λ/4 की लाइन जो होगी वो 90 डिग्रीज होगी। रेजिस्टिव पावर डिवाइडर के लिए या जो टी जंक्शन पावर डिवाइडर है उसके लिए मेरे लिए लेंथ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर मैं विल्किंसन पावर डिवाइडर या ब्रांच लाइन कपलर इनकी तरफ जाऊंगा तो मेरे पास ये चीज़ मैटर करेगी। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिकल लेंथ सेलेक्ट कर ली और मैंने इम्पीडेंस सेलेक्ट कर ली। अब मैंने क्या किया, इन यूनिट्स को मैं मिलीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स से फिज़िकल पैरामीटर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं सिंथेसाइज करूँगा। जब मैंने ये काम किया तो उसने मुझे ये बताया। और अगर मैं फ़िज़िकल पैरामीटर से इलेक्ट्रिकल की तरफ आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ देके एनालाइज करूँगा तो वो मुझे ये बता देगा कि उसकी उस पर्टिकुलर विड्थ के लिए इस सबस्ट्रेट के ऊपर मेरे पास क्या इम्पीडेंस आएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो मैंने इसलिए इसको सिंथेसाइज किया। मुझे ये बता रहा है कि इफ़ आई वांट टू चूज़ अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 50 ohms इम्पीडेंस एंड λ/4 वेवलेंथ, तो उसके लिए उसकी विड्थ 3 मिलीमीटर होगी और उसकी लेंथ 41 मिलीमीटर्स होगी। ठीक है, तो इन्हीं दो मेरे लिए 90 डिग्रीज लेंथ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं इसको यहाँ पे स्टिल लिख लेता हूँ। तो 3.01 एंड 41.14। तो ये वाली जो है जनाब 3.01 एंड 41.14 है आई बस। इसको मैंने ओके कर दिया। दोबारा वापसी यहाँ पे आया। अब मुझे अगली जो दोनों लाइंस चाहिए वो 100 ohms इम्पीडेंस की चाहिए। दोबारा से सिंथेसाइज किया तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे मैं हाई इम्पीडेंस पे जाऊंगा ट्रैक विड्थ मेरे पास कम होती जाएगी। ठीक है, और ये बात हमें रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से भी पता होती है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हाई इम्पीडेंस या हाई रेजिस्टेंस इज़ लो विड्थ। तो 0.66 एंड 43.46। 0.66 and 43.46 I guess। दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ जी, 43.46
0.46 ओके किया और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसी को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और ठीक है, बस मैंने पैरामीटर्स चेंज करने के बजाय इसको कर लिया। अब सिमुलेशन मेरी ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन क्योंकि मैंने अब 1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर इसको डिज़ाइन किया है तो मैं इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। मैं इसको चेक करूँगा 0.8 गीगाहर्ट्ज़ से लेके और 1.2 गीगाहर्ट्ज़ तक, और जो स्टेप साइज़ है मैं उसको थोड़ा सा कम कर लूँगा, 0.1 गीगाहर्ट्ज़ का स्टेप साइज़ ले लेता हूँ। उससे मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 आ जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा उसको करता हूँ 0.50 मेगाहर्ट्ज़ के लिए अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास 9 पॉइंट्स आए। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा सिमुलेशन टाइम रिक्वायर्ड होगा। चलें, लेकिन उतना ही आपका कर्व स्मूथ होगा। बट 20 पॉइंट्स के लिए या 21 पॉइंट्स के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके किया तो ये पैरामीटर्स आप यहाँ पे अपडेट हो गए। सेव कर लेते हैं इसको या पहले रन कर लेते हैं? पहले रन कर लेते हैं। तो कुछ एरर आ गया है मेरे पास, चलिए पहले इसको सेव करके देखते हैं। ये है जी पावर डिवाइडेड है मेरे पास। चीज़ चेंज हो गई थी। सेव किया, रन करके देखा, क्या हो गया जी? ये मुझे कुछ एरर दे रहे हैं M1 में कि TL3, अच्छा जी, ट्रांसमिशन लाइन 3 में कोई एरर है। कोई मसला होना तो नहीं चाहिए। ओके जी, गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया सबस्ट्रेट का, FR4 किया, तो अब मुझे इसको FR4 ही देना पड़ेगा शायद यहाँ पे। इसको करके देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं कि मसला हल होता है हमारा या नहीं होता। जी, मसला हल हो गया। रेक्टेंगुलर प्लॉट पे आए, S11 देखा, 21 देखा, 31 देखा, ऐड किया, DB सेलेक्ट किया, ओके किया और बेहतरीन हो गया। ओके, वेरी गुड। नाउ इफ़ यू लुक एट इट कि हमारे पास S11 जो है वो उसकी वैल्यू अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट -10 dB जो हमारा क्राइटेरिया था वो पूरा हो गया है। ठीक है, और अगर आप पावर डिवीज़न देखें तो दोनों पोर्ट्स के ऊपर सेम पावर डिवीज़न है। ऑल्दो कि 3 dB पावर डिवाइडर था, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास जो पावर हमें मिल रही है दैट इज़
समवेयर जी -3.7, ठीक है, विच इज़ अ लिटिल लेसर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2.1 और 3.1 दोनों के ऊपर सेम पावर मिल रही है, तो इट इज़ एन इक्वल पावर डिवीजन। अब अगर आप एक अच्छा बेहतर सबस्ट्रेट चूज़ करते हैं, उसका tan डेल्टा को आप ख़त्म कर देते हैं, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके पास बेहतर हो जाए। इसको हम चेक करके देखते हैं कि अगर हम tan डेल्टा को ख़त्म कर देते हैं तो क्या हमारे पास ये सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होती है या नहीं। अगर आप ये प्रीवियस देखें तो यहाँ पे आपका S11 जो है वो काफ़ी पुअर था, -7.4 dB के करीब था, ठीक है। और जो 2131 थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, जिसका मतलब था कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा है और ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये वाला मसला हमारे पास हल हो गया है। वहाँ पे हम गलती ये कर रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन की बजाय हमने सिंपल रेजिस्टर्स को चूज़ किया था। ओके, इसमें जो एक मसला हमें देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए, पहले तो हम खैर इसका tan डेल्टा को ख़त्म करके देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमारे पास कोई आसानी आती है या नहीं आती। तो जो ये सबस्ट्रेट है इसके tan डेल्टा को हम 0 करते हैं, 0.0, और इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं जी। अब इसका S11 जो है वो आप देखिए कि जो ट्रांसमिशन पावर है -3.5 वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन इसका S11 भी पुअर हो गया, -10 dB से -9 के ऊपर आ गया। शायद एक वजह ये भी है कि जब हमने tan डेल्टा को चेंज किया है तो हमें लाइन कैल्क के ज़रिए से दोबारा से इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहिए, ठीक है। थिकनेस 1.6 है, 4.4 परमिटिविटी है, दिस इज द परमिटिविटी। ओके, एक चीज़ जो इसमें हमारे लिए देखना इम्पोर्टेंट है और वो ये कि हमारे पास अगर हम और पैरामीटर्स को इसमें प्लॉट करना चाहें तो ये देखना चाहिए हमें कि S22 की फॉर एग्ज़ाम्पल या S33 की क्या वैल्यू। अब अगर आप देखिए तो S22 की वैल्यू रफली अगेन -3 dB के आसपास ही कहीं है, जितनी S31 की वैल्यू है ये देखें एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अब इफ़ यू रिमेंबर कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है दिस इज़ फॉर 100 ohms और आगे 50 ohms है। अब अगर हम यहाँ से इनपुट लें, जब हम यहाँ से इनपुट लेंगे तो दिस इज़ 50 ohms एंड दिस इज़ 100 ohms, तो दिस शुड बी टू मच रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो कि एक्सपेक्टेड बात है कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी कि हमारे पास एक पुअर रिस्पॉन्स आएगा। अब आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि ये चीज़ जो है ये एक विल्किंसन पावर डिवाइडर से रिज़ॉल्व हो जाती है। जो विल्किंसन पावर डिवाइडर है उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसी तरह से टी जंक्शन पावर डिवाइडर रहता है, लेकिन जो हमारी ब्रांचेस हैं एंड वाली आउटपुट जो दो पोर्ट्स हैं उनके दरमियान में हमारे पास एक रेजिस्टर लग जाता है of 2Z0 which in this case is 100 ohms, number 1। तो हम पहला काम ये करेंगे कि कंट्रोल R से मैंने इसको रोटेट कर लिया। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इन दोनों आउटपुट्स के दरमियान में हम ये रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। तो आउटपुट ब्रांचेस के दरमियान में हमने एक रजिस्टर लगा दिया। ओके, दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं
कि हम ये जो हमारी 100 ohms की लाइन है, इसको अगर आपको याद हो तो हम इसको √2 Z0 विच इज़ रफली 70.7 ohms, उसमें हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे गए और 90 डिग्रीज लेंथ होगी, तो वी सिलेक्टेड दैट वी वांट टू यूज़ 70.7। इसको हमने जब सिंथेसाइज किया तो हमारे पास आया 1.56 एंड 42.3। अप्लाई किया, यहीं पे इसको हम सिलेक्ट कर लें तो अब इसके पैरामीटर्स आ जाए 1.56 एंड 42.3। जी, अब इसको सेव किया। अगेन ये पावर डिवाइडर है, नए नाम से सेव कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं कर चुका हूँ। सिमुलेशन को रन किया। ओके, नाउ इफ यू लुक एट इट, ब्रिलियंट। अब आप देखिए कि रिगार्डलेस इट वाज द सेम सबस्ट्रेट, लेकिन इनपुट और आउटपुट के ऊपर जब हमने डिज़ाइन को चेंज किया है तो अब आप देखिए कि हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितने अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो गया। प्रीवियसली -10 dB के ऊपर था, अब आप देखिए वही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा चला गया है -55 dB के ऊपर। जो S22 की वैल्यू थी वो -3 dB के ऊपर थी, और अब वो चली गई है -60 dB के ऊपर। एक मार्कर अगर आप इंसर्ट करें यहाँ से, ठीक है, तो -61 dB। और जो हमारी S21 और 31 है वो भी इम्प्रूव हो गए हैं, वो -3.5 से -3.0 के ऊपर चले गए हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो इसकी बैंडविड्थ जो है वो अब काफ़ी यानी ऑल्दो के हमारी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को कवर कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको देखेंगे तो ये रिस्पॉन्स ऊपर की तरफ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसकी बैंडविड्थ कुछ कम होगी एज अपोज टू अ स्टैंडर्ड टी जंक्शन पावर डिवाइडर, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास नैरो बैंड कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जनाब ये ADS का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको। ये जो दोनों चंक्स थे मैंने इसको 2 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में किया है वीडियो को। तो आप इन दोनों कंपोनेंट्स को, इन दोनों पार्ट्स को मैं कोशिश करूँगा कि ऐड अप कर लूँ या ऐसे ही अपलोड कर लूँगा। आप इसको देखिएगा। और जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं टी जंक्शन पावर डिवाइडर, लॉसी पावर डिवाइडर एंड लॉसलेस दोनों, मैंने आपके सामने जो लॉसलेस वाला था उसको इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इम्पीडेंस मैचिंग का प्रॉब्लम था, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम था। उसको अगर आप चाहें तो आप उसको लॉसलेस में कन्वर्ट करें और देखिए कि जब आप लॉसी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करें और देखिए कि जब आप रेजिस्टर्स को दरमियान में ऐड करते हैं तो क्या आपको उससे कोई फ़ायदा होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैच करने में या नहीं। दूसरा ये कि हमने इसको विल्किंसन पावर डिवाइडर को इम्प्लीमेंट किया। आप 2 काम कीजिए कि आप इसके साथ साथ डायरेक्ट जो आपका ब्रांच लाइन कपलर है उसका डिज़ाइन अवेलेबल है किताब में, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो डायरेक्शनल कपलर है उसको भी इम्प्लीमेंट कीजिए। डायरेक्शनल कपलर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लाइन कैल्क में जाएंगे तो अभी हमने यहाँ से माइक्रोस्ट्रिप लाइन सेलेक्ट की हुई है, तो उसके लिए आपको यहाँ से माइक्रोस्ट्रिप कपल्ड लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये आपको 3 पैरामीटर्स दे रहा है, विड्थ, स्पेस और लेंथ। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपकी स्टैंडर्ड इम्पिडेंस है Z0 विच इज़ 50 ohms, ये आपकी इवन मोड इम्पिडेंस है और ये आपकी ऑड मोड इम्पिडेंस है। तो आप इसमें जब वैल्यू देंगे तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये तीनों वैल्यूज़ आप ना दीजिए, आपने सिर्फ जो इम्पिडेंसेस आप कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ किताब में वो इवन और ऑड मोड की कर रहे हैं। तो इसको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 50 कर दें और ऐसे एक हाइपोथेटिकल में वैल्यू ले रहा हूँ 100 कर दें, Z0 को आप ना छेड़ें, तो आप देखिए कि इन दोनों की निस्बत से जो आपकी करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो खुद ही चेंज हो जाएगी। तो दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट। और जब आप इसको अगेन एनालाइज करेंगे तो इट विल गिव यू 3 पैरामीटर्स। वहाँ पे आप खाली विड्थ के ज़रिए से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पे विड्थ और स्पेस दोनों इम्पॉर्टेंट होगी, और जो लेंथ होगी वो इलेक्ट्रिकल लेंथ को या डिग्रीज ऑफ फेज़ को कर रही है डिक्टेट कि कितना होगा। ठीक है, तो कपल्ड लाइन, तो अब आपका काम ये है कि आप लोगों ने डायरेक्शनल कपलर और ब्रांच लाइन कपलर इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग दी सेम मेथड। और कल का जो सेशन होगा उसमें मैं यही चीज़ें जो हमने स्कीमेटिक विंडो में की है, इन्हीं चीज़ों को हम जो लेआउट विंडो है जो कि पीसीबी सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप कि इसके इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसका लिंक आपके साथ ये वीडियोस अपलोड करने के बाद आप मुझे जब बताएंगे मैं आपको मैसेज करूँगा, आप मुझे ईमेल एड्रेसेस बता दीजिएगा, मैं आपके साथ सॉफ्टवेयर का सेटअप जो है वो शेयर कर लूँगा। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।